which is nothing but a first value. जैसे लीड लैग फंक्शन है वैसे एक और फंक्शन है फर्स्ट वैल्यू। अभी ऐसे कंसिडर करके चलो कि मुझे अगर यहाँ पे कंपैरिजन में ऐसे करना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट की जो हाईएस्ट सैलरी है उस हाईएस्ट सैलरी के साथ मुझे कंपेयर करना है हर एक सैलरी को। ठीक है, मतलब जैसे कि ये डिपार्टमेंट 100 है, इस डिपार्टमेंट 100 में 4 एम्प्लॉय है, उस 4 एम्प्लॉय में हाईएस्ट सैलरी किसकी है? मोहित की है। तो मुझे बाकी के जो एम्प्लॉय है उनको कंपेयर करना है मोहित की सैलरी के साथ कितना डिफरेंस है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि क्या आउटपुट में हमें चाहिए? हर एक एम्प्लॉय को उस डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी के साथ कंपेयर करके हमें आउटपुट निकालना है। सो कंपेयर सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय इन देयर डिपार्टमेंट। तो इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ आउटपुट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देन आई कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू सैलरी over partition by department ID order by salary descending, right? As let's say FV first value. If I run this, let's see the output. See FV में इस 100 डिपार्टमेंट के लिए मुझे क्या मिल रहा है? 15,000। इस 200 डिपार्टमेंट के लिए क्या मिल रहा है? 12,000। एंड फॉर 300 एंड 500 के लिए 6,000 एंड 7,000, क्योंकि दिस वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या करता है, ये फर्स्ट वैल्यू को वो अडॉप्ट कर लेता है। क्योंकि मैंने सैलरी डिसेंडिंग किया हुआ है, सैलरी डिसेंडिंग किया हुआ है तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 15,000 है, इसलिए इस फर्स्ट वैल्यू को कैप्चर करके वो यहाँ पे दिखाएगा। सेम वे 200 के लिए फर्स्ट वैल्यू 12,000 है, इसलिए उस 12,000 को यहाँ पे आउटपुट में दिखाएगा। फर्स्ट वैल्यू का काम है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की फर्स्ट वैल्यू को उठाना। तो उसमें ओवर क्लॉज यूज करके आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। इफ यू हैविंग दिस एफवी कॉलम, देन आप कंपेयर कर सकते हो, राइट, सैलरी को उसकी हाईएस्ट सैलरी के साथ। अगर मैं मोहित की बात करूं तो 15,000 माइनस 15,000 आउटपुट क्या आएगा? 0। 10,000 माइनस 15,000, दिस इज माइनस 5,000। सो अकॉर्डिंगली यू गेट योर रिजल्ट। अंडरस्टैंड हुआ? फर्स्ट वैल्यू ऑनलाइन स्टूडेंट? सर हाँ बोलो। अगर फर्स्ट वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो लोअर वैल्यू रहेगी तो ये कर देगा। क्या बोल रहे हो? नहीं, आवाज नहीं आला मला। आता येतोय सर? हॅलो. हाँ येतोय आता। हा मग मी हे म्हणत होतो, जर सपोज आपली फर्स्ट व्हॅल्यू जर लहान असेल किंवा मिनिमम असेल हम्म आणि आपले समजा डिपार्टमेंट मध्ये कुठलीही डिफरंट पोझिशनला जर हायर व्हॅल्यू असेल तर कम्पेअर करू शकेल का? Yeah, see, that's why we हम्म, use this order by clause over here ना। हमने ये order by हम्म, clause किस लिए यूज किया है? वो क्या कर रहा है, पहले पार्टीशन तो कर रहा है डिपार्टमेंट वाइज, बट सैलरी को पहले सेग्रीगेट कर रहा है ऑर्डर बाय करके, एंड देन फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है उसमें से। म्हणजे ते व्हॅल्यू कुठेही असेल पण तो अगोदर मॅक्झिमम व्हॅल्यूज कलेक्ट करेल. आता लेट्स से इथे मी आता सिम्पली जर असं केलं की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फक्त मी एम्प्लॉय टेबलचीच जर बात केली आणि फक्त हम्म, एम्प्लॉय टेबल मध्ये जर विचार केला की एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 प्रमाणे यू सी हम्म, 100 100 100 ये 4 डिपार्टमेंट के लिए वैल्यूज अप एंड डाउन है ना, मतलब एक वैसे नहीं है 10,000 है 15,000 है 5,000 है देन 10,000 है। हाँ हाँ तो इस आउटपुट को वो क्या कर रहा है, पहले पहले पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, मतलब वो इस डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरीज को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, एंड देन हम्म, अरेंज करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसको कंसिडर कर रहा है। अच्छा अगर मैं दोनों क्यूरीज को रन करूं तो देखो ये फर्स्ट जो एम्प्लॉय टेबल है
इस एम्प्लॉय टेबल्स में एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सॉर्टिंग है, हाँ लेकिन हाँ जो नीचे का राइट आउटपुट राइट है वो देखो एम्प्लॉय आईडी ऊपर नीचे है, तो हाँ वो हाँ डिपार्टमेंट आईडी को पार्टीशन कर रहा है और सैलरी को डिसेंडिंग कर रहा है। पहले 15,000 को उसने ऊपर ले लिया, ये 15,000 जो हम्म। 2 नंबर पे था उसको उसने ऊपर ले लिया, देन 10,000 के 2 रिकॉर्ड्स एंड देन 5,000। राइट 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 ओके, अभी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 3 नंबर को उसने पहले प्रेफरेंस दिया है यहाँ पे, और 1 को हम्म। उसने बाद दिया है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी ऑर्डर बाय के बाद आप लिख सकते हो ना एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग, तो 1 हम्म। को वो ऊपर ले लेगा, 3 को नीचे डाल देगा। ऑर्डर बाय क्लॉज में मल्टीपल कॉलम सप्लाई कर सकते हैं हम, ये हमने देखा हुआ है। अंडरस्टैंड? हाँ सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेशंस यूजिंग विंडोज फंक्शन। जो विंडोज फंक्शन हमने देखे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, रैंकिंग कर रहे थे, राइट? डेंस रैंक, रैंक एंड रो नंबर, ये 3 रैंकिंग फंक्शन हमने विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में देखे थे। तो उस विंडोज फंक्शंस को हम यूज कर रहे करके एग्रीगेशंस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल कि आई वांट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी इन माय एम्प्लॉय टेबल। तो इसका इसका वे आउट कैसा था, हमने कैसे फाइंड आउट किया था इसको? रेगुलर वे कैसे हमने फाइंड आउट किया था कि सीटीए में हमने एक इनर ज्वाइन किया था, राइट? तो क्यूरी कौन बताएगा मुझे? लेट्स से मैंने ऐसे किया था कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी चाहिए थी हमें, राइट? सो मैंने क्या किया था, डिपार्टमेंट आईडी देन एवरेज ऑफ सैलरी as let's say average salary from employee by डिपार्टमेंट आईडी, करेक्ट? तो ये जो आउटपुट देता है टेबल, ये मुझे क्या आउटपुट देगा? एक एक छोटा टेबल देगा जो मुझे हर एक की एवरेज सैलरी बताएगा। फिर मैंने इस टेबल को ज्वाइन किया था एम्प्लॉय टेबल के साथ, राइट? तो यहाँ पे अपन ने इसको एक तो सिटी में कन्वर्ट विद कर सकते हैं विथ सिटी वन सिटी। एज, राइट? एंड नाउ मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई से इनर जॉइन विद दिस सिटी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर देन सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार को मैं ऐसे लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई इनर जॉइन विद दिस सिटी वन on e dot department id is equal to ct1 dot and id। मैं ये एवरेज सैलरी का कॉलम मिला था, राइट? अगर मुझे यहाँ पे बस ई डॉट स्टार एंड लेट्स से ct वन डॉट एवरेज सैलरी में ही कॉलम चाहिए, ठीक है? करेक्ट, राइट? आउटपुट बराबर है। तो दिस
इस क्यूरी के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले तो मुझे सीटी बनानी पड़ी, देन एम्प्लॉय टेबल के साथ उसको एक इनर जॉइन में ज्वाइन करना पड़ा। तो इसको मैं विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस यूज करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं एक कॉलम यूज करता हूँ ऐसे कि लेट्स से एवरेज ऑफ सैलरी ओवर partition by department ID, let's say as average salary। ठीक है, मैंने इतनी क्यूरी रन की है वाली, आउटपुट सेम मिला। तो इतनी लंबी क्यूरी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, तो विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस इस काम में आते हैं। आपको एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, काउंट निकालना हो, या मीन मैक्स निकालना हो, बेस अपॉन सम पार्टीशन, बेस अपॉन सम विंडो, देन आप उस विंडोज को यूज कर सकते हो एवरेज के साथ या एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ। सी यहाँ पे बस ये एवरेज ऑफ सैलरी, मतलब ये एग्रीगेशन से ऐड हुआ है, बाकी विंडोज का जो क्लॉज है वो क्लॉज सेम है। ओवर क्लॉज, पार्टीशन बाय, यहाँ पे अपन पार्टीशन बाय सेपरेट यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय सेपरेट यूज कर सकते हैं, दोनों कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में हमें ऑर्डर बाय कंपलसरी है, मैंडेटरी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। आप बस सिंगल यूज कर सकते हो, बोथ भी यूज कर सकते हो, या कोई भी मतलब सिर्फ पार्टीशन बाय या सिर्फ ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हो, या कंबाइनली भी दोनों को भी यूज कर सकते हो। सो डिपेंड अपॉन यू कि हाउ यू वांटेड द रिजल्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ये? ओके, सो लेट्स से कट दिस, पेस्ट दिस। इसको रेफर करते हो ना बाद में? तो सिमिलरली जैसे हमने एवरेज यूज किया, तो हम सम, काउंट, मैक्स, मिन, ये विंडोज फंक्शंस भी बाद में यूज कर सकते हैं विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में एज पर आवर नीड। Again, in this type of aggregation, order by is not mandatory. We can use partition by or order by separately or combine also. जैसे हमने डिस्कस किया। Okay? Fine. Let's understand more about it. I'm having some queries. तो let's say select star from employee हमारा टेबल है। Then I'm having some more queries. Let's say कि first aggregations मैंने बस order by use करके try किया। Only order by, right? Sum of salary over order by salary as a salary from employee. Then वो क्या करेगा, इसका एक एग्रीगेशन, एग्रीगेशन इन द सेंस कि इसका एक रोलिंग सम जो मैं बोलता हूँ ना, रोलिंग सम, रोलिंग सम मतलब क्या कि फर्स्ट वैल्यू देन प्लस करके सेकंड, देन उसकी प्लस करके थर्ड, ऐसे में आउटपुट देगा आपको। बट आउटपुट में क्या करेगा, जब सम करेगा ना, तो जब सेम सैलरी होगी तो उनका कंबाइनली 10,000 को दोनों को दे देगा, बट काउंटिंग करते समय 10,000 ही रखेगा। मतलब लेट्स से यहाँ पे देखो इसने 10,000 दिया हुआ है ये, तो ये 10,000 कैसे आया, इस 5,000 को मिला के, इस 5,000 प्लस 5,000 10,000, क्योंकि सेम सैलरी है तो 10,000 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, लेकिन टोटल जो सैलरी का सम है वो 91,000 ही है। अगर ये सैलरी कॉलम को मैंने लेट्स से कॉपी कर लिया, एक्सेल में उसको पेस्ट कर दिया, इसका इसका ये सम कितना आएगा, 91,000। सी, और जो नया कॉलम हमने बनाया है यहाँ पे सैलरी का यूजिंग दिस एग्रीगेशन, तो उसका भी टोटल कितना आ रहा है लास्ट में, 91,000 आ रहा है। बट जब आप ऑर्डर बाय सैलरी कर रहे हो तो सेम सैलरीज के लिए वो क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा, फिर 10,000 दोनों को दे देगा, फिर इस 10,000 में इस 6,000 को ऐड करके 16,000 16,000 यहाँ पे मिलेगा मुझे, देन इस 7,000 को ऐड करके 23,000,
9,000 को ऐड करके 32,000, देन 32,000 में इस 10 को और इस 10 को 20,000 को ऐड करके 52 देगा आपको। देन 52 में इस 12 को और 12 को 24,000 को ऐड करके 76 देगा, एंड फिर 76,000 में इस 15,000 को ऐड करके 91,000 देगा। ठीक है, सो आप एग्रीगेशन फंक्शंस रोलिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हो, रोलिंग सम निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगेन ऑर्डर बाय क्लॉज में आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय सैलरी किया था, सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट था, डिसेंडिंग किया तो ये 15,000 ऊपर चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेट्स से मैं यहाँ पे डिसेंडिंग करता हूँ, लेट्स रन दिस अगेन। तो जब ये क्या होगा, ये 15,000 ऊपर चला गया, तो 15,000 पहले मिला, 15 प्लस 12 39 मिला, 15 प्लस 12 प्लस 12 ऐसा 24,000 मिलके 39 हुआ, तो 39 दोनों को हुआ। अगेन 39 प्लस दिस 10 प्लस दिस 10 20,000, तो 59,000 हुआ, एंड दिस 59,000 में 9,000 करके ये 68,000 हुआ। तो सेम जो रहेंगे उनका कंबाइनली ऐड करके वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 59 बट ये 59 कैसे, इन दोनों को मिला के लास्ट में 39 में 20,000 ऐड करके 59 हुआ। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स से मैंने ऑर्डर बाय सैलरी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी इसका टाइज हो रहा था, तो टाइज हो रहा था इसके लिए उसको पता नहीं चल रहा था कि, इसलिए वो टोटल समेशन कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को भी ऐड कर दूं तो वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट, क्योंकि 15,000 सेकंड नंबर एम्प्लॉय के लिए, बट सेकंड नंबर का कोई और एम्प्लॉय नहीं है, एक ही एम्प्लॉय है। तो इफ आई रन दिस, तो देखो ये मुझे अब एक तो प्रॉपर रोलिंग सम देगा, 5,000 देन 10,000 16,000 23 32 42 52 प्रॉपरली, जैसे वैल्यू ऐड होती जा रही है वैसे यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि अब फिर आपको ऑर्डर बाय क्लॉज में उसको एक यूनिक देना पड़ेगा। सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी का कॉम्बिनेशन यूनिक है 5,000, क्योंकि यहाँ पे लेट्स से कि सैलरी के बेसिस पे किया तो 5,000 डुप्लीकेट है, लेकिन सैलरी और एम्प्लॉय आईडी का कॉम्बिनेशन अगर लिया मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय में, तो 5,004 का कॉम्बिनेशन एक है और 5,008 का कॉम्बिनेशन एक है, तो 5,004 ऊपर आएगा, उसके बाद 5,008 आएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? कभी कभी आपको रोलिंग सम निकालने के लिए बोलते हैं कि ऐसा एक कॉलम चाहिए जो आपको रोलिंग सम दे, मतलब फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करे एंड देन कंटिन्यूअसली वैल्यूज को ऐड करता चले जैसे जैसे वैल्यूज आगे बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने बोलूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मंथ वाइज टेबल होता लेट्स से यहाँ पे, और यहाँ पे सेल होता, यहाँ पे लेट्स से जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक वैल्यूज होती, और यहाँ पे सेल होता। अगर मैं आपसे पूछता कि लेट्स से मार्च तक का ईयर टू डेट सेल क्या है, तो ईयर टू डेट ये जो कंसेप्ट होती है वो क्या होती है, आप जनवरी से लेके टिल डेट तक काउंट करते हो, राइट। तो ईयर टू डेट सेल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको जनवरी से सब कैलकुलेशन यस मतलब सब समेशन करके आना पड़ेगा टिल आज की डेट के ऊपर। ठीक है, तो ये यूज केस होता है आपका। फिर ये ऐसे आप ऑर्डर बाय या एग्रीगेशन फंक्शंस को यूज करके ऐसे रोलिंग सम निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय क्लॉज में यूनिक कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। मेक श्योर कि जिस कॉलम के ऊपर आप ऑर्डर बाय कर रहे हो उसके अगर डुप्लीकेशन है तो उसके साथ कोई एक की वाला कॉलम ऐड कर दो ताकि वो कॉम्बिनेशन यूनिक बने। जैसे हमारे केस में एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, तो हमने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशन दे दिया। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट में वैल्यू कैसे चाहिए, तो उस हिसाब से आप दे सकते हो। अगर मैंने मैनेजर आईडी दे दिया फिर भी 6,006 एंड 7,006 ये भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे वो फिर गड़बड़ हो जाएगा 10,004 10,004, फिर अगेन वो यहाँ पे 42,000 के लिए वो क्या करेगा, डायरेक्टली 64 दे देगा दोनों को ऐड करके। समझ रहे हैं? This is using order by with unique combinations, and again this we already see, right, partition by। ये अगर मैंने ऐसे लिख दिया पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय सैलरी, तो वो क्या करेगा, बस उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे देखो रोलिंग सम कर रहा है। रोलिंग मतलब या उसको मैं बोलूंगा कम्युलेटिव सम, कम्युलेटिव वर्ड इज मोर बेटर।
कम्युलेटिव सम कर रहा है आपको, डिपार्टमेंट खत्म हुआ, अगेन डिपार्टमेंट की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज ले रहा है और वहां से कम्युलेटिव करना स्टार्ट कर रहा है जब तक वो डिपार्टमेंट आईडी खत्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है कम्युलेटिव सम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग सम। रोलिंग सम मतलब क्या होता है? लेट्स से मैं अगर ऐसे बोलूं कि मुझे लास्ट 3 मंथ का रोलिंग सम चाहिए, लेट्स से कि अभी जनवरी फरवरी मार्च, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। मैं एक एक्सेल में एक यहाँ पे मैं मंथ कॉलम डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ जैन फेब, इसको मैं ले लूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे रोलिंग लास्ट 3 मंथ का रोलिंग सम चाहिए, ठीक है, लास्ट 3 मंथ का रोलिंग सम चाहिए, तो जनवरी के लिए रोलिंग सम क्या आएगा? 5000 आएगा, करेक्ट, क्योंकि जनवरी को पकड़ के उसके ऊपर 2 मंथ्स नहीं है कुछ भी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ। फेब्रुवरी का रोलिंग सम क्या आएगा? ये 5000 प्लस ये 5000 आएगा, 10,000। इस मार्च का रोलिंग सम क्या आएगा? 16,000। 16,000 कैसे? मार्च प्लस फेब्रुवरी प्लस जनवरी। इस अप्रैल का क्या आएगा? 7,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000। जनवरी का नहीं लेगा, फेब्रुवरी तक ही लेगा, लास्ट 3 मंथ का चल रहा है हमारा। 7,000, 6,000 एंड 5,000 कितना हुआ? 18 या 19? 18 मई का क्या आएगा? 10 16 9,000, 7,000 एंड 6,000। 22 22 या 21? 22 22। हम्म जून का क्या आएगा? 26 समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट, हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं? एंड लेट्स से सो ऑन 29। व्हाटएवर। आपको कंसेप्ट समझ में आया? कैसे आउटपुट में हमें क्या चाहिए? रोलिंग 3 मंथ चाहिए, लास्ट 3 मंथ। या सब समझ जाते हो, बस एकदम होशियार हो सब लोग, ठीक है। तो इसके लिए है सिंटैक्स, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स से हमें कॉलम ऐड करना है बीच में एक, तो अगेन यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ सैलरी ओवर ऑर्डर बाय सैलरी एम्प्लॉय आईडी, यूनिक कॉम्बिनेशन ले रहा हूं मैं, सैलरी एम्प्लॉय आईडी, रोज between two, let's say two preceding, between two preceding and current row, as let's say rolling 3 month या rolling 3 months salary. Let's run this and see the output. See यहाँ पे ये 5,000 के लिए ये 5,000 मिला है, इस 5,000 के लिए 10,000 मिला है, इस 6,000 के लिए क्या मिला है? 16,000। इस 7,000 के लिए क्या होगा? 7,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, 18,000, राइट। इस 9,000 के लिए 9, 7 एंड 6, 22। इस 10,000 के लिए 26, इस 10,000 के लिए 29। लास्ट 3 मंथ्स का या 3 सैलरीज का रोलिंग सम है ये, राइट। यहाँ पे सिंटैक्स में हमने क्या लिखा है कि
ऑर्डर बाय सैलरी एम्प्लॉय आईडी रोज कहाँ से है? रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग, दो पहले वाले एंड करंट रो। ठीक है, अगर मुझे सेम वे प्रीसीडिंग में, मतलब लेट से मुझे करंट रो नहीं चाहिए, मुझे लेट से आउटपुट में अभी जैसे मैंने ये यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, करंट रो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं रोलिंग थ्री में, मुझे रोलिंग थ्री में आउटपुट ऐसे चाहिए, करंट रो नहीं चाहिए, बस उसके पहले वाले दो चाहिए। समझ रहे हो? मतलब 5000 में मुझे मेरा क्या आउटपुट आएगा? 0 आएगा। फरवरी में क्या आउटपुट आएगा? 5000 आएगा। मुझे करंट नहीं चाहिए, करंट के ऊपर के दो चाहिए। 6000 के लिए क्या आएगा? 10,000 आएगा। इस 7000 के लिए ये 5000 प्लस 6000 11,000 आएगा। इस 9000 के लिए 6000 प्लस 7000 13,000। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं करंट रो को छोड़ना चाहता हूँ, बस प्रीवियस के दो लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए सेम वे, लेट्स से आई जस्ट कॉपी दिस, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड लेट्स से यहाँ पे मैंने कॉपी डाल दिया। सो इंस्टेड ऑफ टू प्रीसीडिंग एंड करंट रो, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टू प्रीसीडिंग एंड वन प्रीसीडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? करंट रो के लिए दो प्रीसीडिंग जाओ एंड एक प्रीसीडिंग तक आके रुक जाओ। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं सेलेक्टेड के लिए, तो इसकी दो प्रीसीडिंग क्या है? 10,000 है, 10,000 एंड 11,000, एंड वन प्रीसीडिंग क्या है? 11,000। तो 10,000 एंड 11,000 हो जाएगी, दो ही वैल्यू। टू प्रीसीडिंग एंड वन प्रीसीडिंग, रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग मतलब दिस एंड वन प्रीसीडिंग मतलब दिस, तो दो ही हुए ना, 10,000 एंड 11,000। अंडरस्टैंड हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? If I run this, let's see the output. See, पहले के लिए क्या आ रहा है? Then 5,000 आ रहा है, टू प्रीसीडिंग है एंड वन प्रीसीडिंग है, राइट? तो ये 5,000 काउंट होगा। इस 6,000 के लिए टू प्रीसीडिंग है एंड वन प्रीसीडिंग, मतलब 5,000 प्लस 5,000 10,000 आएगा। इस 7,000 के लिए 6,000 प्लस 5,000 11,000 आएगा। इस 9,000 के लिए जिस 6,000 एंड ये 7,000 13,000। करेक्ट? समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट इज, ये हमने प्रीसीडिंग के एग्जांपल देखे। अगर मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए, लेट्स से टू प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग, मतलब अगर मैं ये 5,000 की बात करूं, टू प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग, पीछे के दो, आगे का एक, आगे का एक कितना है? 5,000, तो इसका आउटपुट मिलेगा 5,000। इस 5,000 के लिए प्रीसीडिंग कितना है? 5,000 एंड दिस 6,000। बट इस 11 में ये 5,000 काउंट होगा ना? मैं लिमिट जो दे रहा हूँ, टू प्रीसीडिंग दे रहा हूँ एंड वन फॉलोइंग दे रहा हूँ। टू प्रीसीडिंग में ये 5,000 आएगा एंड वन फॉलोइंग में ये 6,000 आएगा, तो 5 प्लस 6 होगा ना, तो 16 आएगा ना। बट उस रेंज में आएगा ना ये। लेट्स डू इट अगेन, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉमा देके, टू प्रीसीडिंग एंड instead of one proceeding I'll say following. Sorry. If I run this, see the output. इसके लिए 5,000 प्लस 5,000, टू प्रीसीडिंग की जो वैल्यू रहेगी, मतलब बेसिकली वो रेंज पकड़ता है।
टू प्रीसीडिंग का जो वैल्यू आने वाला है और फॉलोइंग का जो वैल्यू आने वाला है 5, उसके अंदर के सभी। तो इस 5000 के लिए फॉलोइंग का ये 5000 भी कंसिडर होगा, तो इसलिए 5 + 5 10 होगा। इस 5000 के लिए फॉलोइंग 6000 है, प्रीसीडिंग के 2 है, उसमें से एक मिला है 5000, तो 5000 5000 एंड 6000 ये 16000 होगा। इसके लिए इस 7000 के लिए इस फोर्थ रो के लिए प्रीसीडिंग के दो मतलब यहां से स्टार्ट होगा, राइट? प्रीसीडिंग के दो मतलब 5000 से स्टार्ट होगा, 5000 से स्टार्ट होगा 9000 तक काउंटिंग करेगा क्योंकि फॉलोइंग एक दिया है। तो 5000 + 6000 11000 + 7000 18000 + 9000 दिस 27, करेक्ट? समझ में आ रहा है ना? तो जैसे प्रीसीडिंग है वैसे आप फॉलोइंग करके आपका जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग बना सकते हो कि आपको कितनी वैल्यूज काउंट करनी है उस रोलिंग सम में। दिस इज व्हाट रोलिंग सम। आप पार्टीशन पे बेसिस पे या ऑर्डर बाय के बेसिस पे इसको रोल कर रहे हो। पार्टीशन यूज किया तो वो बस डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे पार्टीशन किया, तो ये सारा जो है रोलिंग वो बस उस डिपार्टमेंट के लिए वो लागू करेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? यस सर। यस, करंट रो पर जब तक आप करंट रो उसको मेंशन नहीं करते तब तक वो करंट रो को मतलब लेट्स से हमने पहले में क्या दिखा, टू प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो टू प्रीसीडिंग की तो पीछे की दो वैल्यू एंड करंट रो की वैल्यू वो कंसिडर किया। बाद में मैंने टू प्रीसीडिंग एंड वन प्रीसीडिंग दिया, मतलब करंट रो को नहीं पकड़ना है मुझे, तो पीछे के दो एंड पीछे का एक, तो मतलब वो दो वैल्यू मिलेंगी मुझे। एंड तीसरे एग्जांपल में हमने क्या दिखा, दो पीछे के और एक आगे का, तो उसमें करंट भी आएगा ना, उस उसकी जो लिमिट रहेगी पीछे की दो वैल्यू में और आगे की एक वैल्यू की जो लिमिट रहेगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसमें करंट रो भी आएगा ना, काउंट होगा, इसलिए करंट रो को काउंट कर रहा है वो। One more is there. Say, अगर लिखता हूँ अनबाउंड प्रीसीडिंग से करंट रो by run this, इस केस में भी देखो वो रोलिंग दे रहा है। मैंने क्या बोला उसको, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, मतलब प्रीसीडिंग का कोई लिमिट नहीं। जो करंट एंड करंट रो मतलब लेट्स से इस 5000 के लिए अनबाउंडिंग प्रीसीडिंग एंड करंट को काउंट करके क्या रहेगा 5000। इस 5000 के लिए पीछे की सारी वैल्यू एंड ये करंट वैल्यू, तो ये पीछे की सारी 5000 और ये 5000 ऐसे 10000। इस 6000 के लिए पीछे की सारी वैल्यू एंड ये 6000, तो 5000 5000 एंड 6000 16000। इस 7000 के लिए पीछे की सारी वैल्यू एंड ये करंट रो 23000। समझ में आ रहा है? तो ये अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब होता है कुछ बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे प्रीसीडिंग पे, जैसे हमने यहाँ पे बाउंडेशन लगाया था कि एक प्रीसीडिंग ले लो, दो प्रीसीडिंग ले लो। मुझे अनलिमिटेड प्रीसीडिंग चाहिए, इन शॉर्ट मुझे रोलिंग सम ही निकालनी है या कम्युलेटिव टोटल निकालनी है, तो आई कैन डू दिस यूजिंग दिस ऑप्शन। अंडरस्टैंड हो रहा है? रोलिंग सम समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। Okay, so this is one topic, recursive CTE. Let's do this. इसके ऊपर का एग्जांपल कर लेंगे, बट रिकर्सिव CTE लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट। ठीक है, तो लेट्स से रिकर्सिव CTE मतलब नॉर्मल CTs हमने देखा राइट कि क्यूरी के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिकर्सिव CTE में आप एक बाउंडेशन देते हो, लेट्स से कि मुझे प्रिंटिंग में
1 to 9 वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, 1 to 9 वैल्यू प्रिंट करनी है। तो नॉर्मल क्यूरी बना के कैसे प्रिंट कर सकते हैं अपन? नॉर्मल अभी तक जितना हमने पढ़ा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे प्रिंट करके आपको वैल्यूज देनी है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस उतना ही प्रिंट करके देना है मुझे, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ उसको? काउंट फंक्शन तो एक रो आएगा ना, मुझे नंबर प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिकर्सिव सिटी। रिकर्सिव मतलब कंटिन्यूअसली रनिंग होती है। बाकी की जो सिटीज होती है उसको आप रन करते हो तो वो बस रिजल्ट देके आपको वहां पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन ये रिकर्सिव सिटी क्या करती है, कंटिन्यूअसली रन होती रहती है। कब तक रन होगी? जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर देते कुछ बाउंडेशन लगा के, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स रहेगा सेलेक्ट से 1 एज नम, मैं इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट 1 एज नम। ये आउटपुट क्या देगा मुझे? 1 देगा, राइट। नम कॉलम देगा, उसका वैल्यू देगा 1। इसको मैं कर रहा हूँ यूनियन ऑल। ये सिंटैक्स ही है, ये सारा सिंटैक्स ही है रिकर्सिव सिटी का, ऐसे ही सिंटैक्स होता है यूनियन ऑल के साथ। सेलेक्ट दिस नम प्लस 1 एज अगेन नम, क्योंकि जब अपन यूनियन ऑल करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम सेम रखने होंगे हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 1 को, इस 1 में एक और 1 ऐड कर रहा हूँ, उसको भी नम का ही नाम दे रहा हूँ। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिटी में ग्रैब कर रहा हूँ, लेट्स से विद सिटी एज और ये सेलेक्ट नम प्लस 1 आता है फ्रॉम सिटी। वेयर this num plus 1 plus this num less than 10। सिटी को रन करने के लिए हम कैसे करते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, राइट। run this, let's see 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट सेलेक्ट 1 एज अ नम, ये जो आपका फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एंकर एलिमेंट, तो बोलते हैं एंकर एलिमेंट। ये एंकर एलिमेंट आपको क्या आउटपुट दे रहा है? 1 दे रहा है। देन उस 1 को, ये पहले रन होता है, इसको आउटपुट मिला आपको 1। देन ये सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट रन होता है, वो क्या करता है, इस 1 में और एक 1 ऐड करेगा, आउटपुट मिलेगा 2। आउटपुट मिलेगा 2, वो चेक करेगा कि ये नम प्लस 1 से जो आउटपुट मिला है वो लेस देन 10 है क्या, ये कंडीशन, वेयर कंडीशन वो चेक करेगा। अगर 10 नहीं है तो वापस से वो क्या करेगा, ये जो आउटपुट मिला इसको एंकर एलिमेंट कंसिडर करेगा, 2 को, उसमें वापस से एक ऐड करेगा 1, तो 3 हो जाएगा। वापस इस 3 को चेक करेगा, नम प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है, तो वापस इसमें एक और 1 ऐड करेगा। ऐसे कब तक करता रहेगा? जब तक ये 9 तक पहुंचेगा। जब ये 9 तक पहुंचेगा और वो चेक करेगा कि या 9 इज लेस देन 10, तो अगेन वो ट्राई करेगा 9 प्लस 1 के साथ 10 हो जाएगा, बट 10 इज नॉट लेस देन 10, तो वो फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे वो स्टॉप कर देगा प्रिंटिंग करना। अगर मैंने ये वेयर कंडीशन नहीं दी तो ये कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा, ये क्यूरी आपका कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। इसलिए रिकर्सिव सिटी को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रॉपर्ली चेक किया करो, या तो एक बार आपने इसको रन के लिए लगा दिया तो वो हैंग कर देगा सिस्टम आपका। ये कंटिन्यूअसली प्रिंट करता रहेगा 1 2 3 4 5 6, जब तक नंबर खत्म नहीं हो जाते तब तक। स्टॉप कर सकते हैं बट वो होता नहीं जल्दी करेंगे स्टॉप, ठीक है। वो मैक्सिमम रिकर्शन का कुछ एक एरर आता है आपको, वो
कुछ कुछ पर्टिकुलर मतलब वो एरर शूट करेगा आपको कि ये क्यूरी अगर रन किया आपको तो वो उसका कोई एंड नहीं है। तो आपको कितने वैल्यूज देखनी है इसमें से, 100 देखनी है, 500 देखनी है, 300 देखनी है, तो आप वहाँ पे दे सकते हो कि मैक्सिमम रिकर्शन मुझे 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, तो उतने रोज आपको मिल जाएंगे फिर। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बट दिस इज व्हाट रिकर्सिव सिटी इज व्हाट। मतलब इसका एक यूज केस कैसे रहेगा, मान लो कि आपके पास प्रोडक्ट का डेटा है, जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट का टेबल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे है प्रोडक्ट का आईडी, जैसे प्रोडक्ट आईडी है P1 एंड से दिस वन इज फॉर P2, और इसकी प्राइस है, जैसे प्राइस है इसकी 1200 एंड इसकी प्राइस है 1500। और मेरे पास दूसरा एक कॉलम है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट डेट एक है, डेट एंड सेकंड डेट, या ये प्रोडक्ट सेम ही है, लेट्स से P1 ही है, एंड इसकी लेट्स से 1 जनवरी 2015 है, सेकंड डेट है लेट्स से 15 जनवरी 2015, एंड इसकी जो डेट है ये है 16 जनवरी 2015 टिल से 31 जनवरी 2015। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस 1200 थी, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक। फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई 1500, कहाँ से, 16 तारीख से 31,000। अगर मैंने आपको बोला कि इसका मुझे सेल निकाल के दो, तो कैसे निकालोगे सेल, या ये प्राइस का कॉलम है, या ऐसे कंसिडर करो कि इसका सेल का कॉलम। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे सेल निकालना है इसका, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सेल? मैंने आपके दो रेंज दिए, राइट, 1 तारीख से 15 तारीख तक 1200 सेल था, और 16 तारीख से लेके 31 जनवरी तक 1500 सेल था। तो अगर मुझे टोटल सेल निकालना रहेगा तो ये 1200 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर ऑफ डेज करने पड़ेंगे ना। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो इसको हम रिकर्सिव सिटी यूज करके, ये जो डेट रेंज है ना, फर्स्ट डेट एंड सेकंड डेट, तो हम ऐसा एक कॉलम बना सकते हैं, जैसे कि वो ऐसे देगा आपको, सेल देन दिस फर्स्ट डेट सेकंड डेट, यहाँ पे देगा 1200, फर्स्ट डेट देगा 01/01/2015, देन सेकंड डेट देगा 02/01/2015। इसकी एंड डेट क्या है, एंड डेट सेम रहेगी 15। ये जो रहेगा ये चेंज होता रहेगा। ये 1200 क्या रहेगा, ये 1200 रिपीटेशन हो जाएगा यहाँ तक। ये प्रोडक्ट का नाम जो रहेगा प्रोडक्ट, ये भी क्या रहेगा, रिपीट हो जाएगा। तो अगर ऐसा टेबल हो, इसका टोटल सेल निकालना इजी है ना। आप सिंपली क्या कर सकते हो, सेल का सम कर सकते हो ना। तो आप इस इंफॉर्मेशन को, इस टेबल को इस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, यूजिंग रिकर्सिव सिटी। ऐसे यूज केस में आपको रिकर्सिव सिटी यूज करनी पड़ती है, या रिकर्सिव सिटी का मोर बेटर एग्जांपल की कैलेंडर टेबल बनाने के लिए, आपको कंटिन्यूअस डेट के साथ कोई कैलेंडर टेबल बनाना है, तो देन यू कैन यूज रिकर्सिव सिटी इन दैट केस। ठीक है, तो रिकर्सिव सिटी का एग्जांपल जो है वो अपन कल देखेंगे, ये एग्जांपल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
बट रिकर्सिव सीटी अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे वर्क करता है ये सिंटैक्स आपको याद ही रखना पड़ेगा, और आप कल देखोगे कि इसी सिंटैक्स में बस अपन ये वैल्यूज चेंज करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ये यूनियन ऑल वैसे की वैसा रहेगा, वेयर कंडीशन वैसे की वैसी रहेगी, सब वैसे की वैसा ही रहेगा। बस ये सेलेक्ट वन की जगह पे हम कॉलम के नाम डालेंगे, num प्लस वन की जगह पे इसका ही रेफरेंस लेके यहाँ पे ऐड करेंगे। सिंटैक्स ऐसे ही रहेगा रिकर्सिव सिटीज का, बस आउटपुट में चेंज हो जाएगा। यूज केस समझ में आया आपको? रिकर्सिव सिटी का यूज केस कैसा है? इस रिकर्सिव सिटी में ये जो एंकर एलिमेंट है ना, ये एंकर एलिमेंट मतलब जो फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ना, ये एक बार ही रन होता है। एक बार इसने आपको आउटपुट दे दिया 1, देन उसके बाद ये जो नीचे का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये बार बार रन होता है और ये वेयर क्लॉज को चेक करता रहता है। कब तक चेक करेगा? जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक, या फेल नहीं हो जाती तब तक। यहाँ पे हमने उसको बोला था कि num प्लस 1 इज लेस देन 10 बोला था, तो इसलिए उसने 9 तक ही प्रिंट किए। अगर मैंने लेस देन 20 तक बोला होता तो 19 तक प्रिंट करता हूँ। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, रिकर्सिव सिटी समझ में आया? यस सर। मुझे अटेंडेंस लेने दो। असाइनमेंट भी लिए ना, सब करोगे? मोस्टली एक दो दिन में हम एसक्यूएल खत्म कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन प्रोजेक्ट्स। ये सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है एसक्यूएल रिगार्डिंग वो सारी कवर हो चुकी है ऑलरेडी। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज हम ले रहे हैं कि रिकर्सिव सिटीज, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, बट ये हमें पता होना चाहिए कि किस लिए यूज होता है। अगर कि कोई यूज केस में अगर हम अटक जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रिकर्सिव सिटी करके कुछ ऑप्शन होता है, या मान लो कि कंपनी में किसी ने रिकर्सिव सिटी वर्ड यूज किया तो कुछ नया कान पे पड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि रिकर्सिव सिटी करके कॉन्सेप्ट होता है। सो मोस्टली वी आर हम इंडेक्सेस से बाकी है, इंडेक्सिंग हम देखेंगे कल, एंड देन इंट्रोडक्शन टू स्टोर प्रोसीजर भी देख लेंगे। तो इंडेक्सेस क्यों यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, कैसे बनानी है इंडेक्सिंग, वो हम कल देखेंगे मोस्टली। कल हम वी आर ऑल डन विद द ऑल द टॉपिक्स विद एसक्यूएल। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा उस पर मोस्टली हम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होगा, अगर पॉसिबल रहा कल के टाइम पे तो हम कल ही प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में आपको फाइल्स वगैरह जो होगा वो दे दूंगा, प्रोजेक्ट्स का फाइल। ठीक है, आप उस मतलब पूरा डिटेल के साथ है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैसे एग्जीक्यूशंस करना है, वो सारा चीज़ है उसमें। ठीक है, ओके फाइन, देन मिलते हैं अपन कल।